वेलकम टू द शो कम्युनिटी कलर्स। इस वक्त आरजे गौरी की आवाज में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जहां पर हम लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी सेक्टर से आ रही तमाम लेटेस्ट अपडेट्स का। साथ ही साथ हम सुनते हैं DEPWD से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में भी। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा पाए, जिसका कि सीधा लाभ आप उठा सके। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आता है कई ऐसे मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम जो आपके और हमारे साथ को और मजबूत कर देते हैं। आशा करते हैं आप इन शोज का भी भरपूर मजा ले रहे होंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की अपनी वेबसाइट www.radioudan.com पर आप प्ले बटन दबाकर रेडियो उड़ान को लाइव तो सुन ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे लाइव सुनना चाहते हैं तो कई लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान उपलब्ध है। इसी के साथ अगर आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एलेक्सा, ट्यूनिन पर इसे सुनना चाहते हैं तो रेडियो उड़ान वहां पर भी मौजूद है। और अगर आप कोई प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हमारे YouTube चैनल पर भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चैनल से जुड़ी, हमारे प्रोग्राम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से पहुंचाते रहें। तो इसीलिए हम आशा ये भी करते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर रहे होंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन के माध्यम से भी फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के माध्यम से हम आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जो डिसेबिलिटी सेक्टर पर सीधे चर्चा करती हैं। इसके माध्यम से हम आप तक ऑथेंटिक जानकारी लाने की कोशिश करते हैं और कई विषयों पर चर्चा की शुरुआत करने की भी कोशिश करते हैं, जिन्हें आज मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी हो चुका है। और दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। आइए आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस सुनकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी ने जारी किया दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस। दिल्ली में किया जाएगा एक व्यापक सर्वेक्षण, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे का किया जाएगा नामांकन। 2 महीनों में गोवा के घर घर जाकर किया जाएगा दिव्यांगों का सर्वेक्षण। विकलांग अधिकार मंच ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के समक्ष 39 मांगे रखी। शिमला के वीवी में दिव्यांग छात्रों को परिवहन सेवा मुहैया कराने का अनुरोध। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग यात्रियों के लिए किया बड़ा फैसला। सुनेंगे NFB की तरफ से जॉब अलर्ट्स। कबीरधाम में नेशनल स्तर के दिव्यांग खिलाड़ी ने मांगी इच्छा मृत्यु, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के सिरसा में क्रूरता की हदें पार, दिव्यांग को अगवा कर पीटा। बाल देखरेख संस्थान को बजट देने से खड़े किए हाथ, दिव्यांगों को लगा झटका। खपरेल के मकान में रहने वाले दिव्यांग के खाते में 97 लाख रुपए, केंद्रीय एजेंसी के अलर्ट के बाद FIR। टेक न्यूज में सुनेंगे 2 मुख्य खबरें, भारतीय दृष्टिबाधित समुदाय के लिए AI संचालित Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस के बारे में और स्मार्ट कैप पहनकर नेत्र दिव्यांग भी खेल सकेंगे क्रिकेट। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर हम सुनने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में। यूपीएससी ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और कहा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए स्क्राइब बदलने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को 18 मई तक आयोग को अपना अनुरोध भेजना होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है।
ये सूचना विशेष रूप से दिव्यांग की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने अपने स्वयं के या आयोग द्वारा नियुक्त स्क्राइब की सुविधा का विकल्प चुना है। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए स्क्राइब बदलना चाहते हैं, वे अपने नए स्क्राइब के आवश्यक विवरण के साथ आयोग को अपना अनुरोध 18 मई शाम 4 बजे तक ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है uscsp-upsc@nic.in। आधिकारिक जानकारी के लिए कैंडिडेट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा 2025 प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को निर्धारित की गई है। ये प्रीलिम्स एग्जाम एक ही दिन में 2 शिफ्ट्स में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 सामान्य अध्ययन और पेपर 2 सी सेट, दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सफल कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। एग्जाम का आयोजन 22 अगस्त को किया जा सकता है। मेंस एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यूज देंगे। फाइनल चयन इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दिल्ली में हो रहे एक व्यापक सर्वेक्षण की। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने और उनका नामांकन करने के लिए ग्रीष्मकालीन सर्वेक्षण शुरू कर रही है। 13 मई से 30 जून तक चलने वाले इस सर्वेक्षण में विकलांग बच्चों को लक्षित किया जाएगा और 31 जुलाई तक प्रवेश का लक्ष्य रखा जाएगा। एक डिजिटल पहल डेटा संग्रह का समर्थन भी करेगी। दोस्तों, दिल्ली में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने के साथ ही शिक्षा निदेशालय की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से विकलांग बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करके उनका नामांकन करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। 13 मई से 30 जून तक चलने वाले इस सर्वेक्षण में गर्मी के दिनों में सर्वेक्षण समग्र शिक्षा दिल्ली और विभिन्न शैक्षिक विभागों के सहयोगात्मक प्रयास से किया जाएगा। संसाधन व्यक्तियों और अतिथि विशेष शिक्षा शिक्षकों सहित विशेष रूप से नियुक्त टीमें 31 जुलाई तक प्रवेश की सुविधा के लिए जानकारी एकत्र करते हुए 13 जिलों में सर्वेक्षण करेंगी। दोस्तों, अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा ने शिक्षा आरंभ की शुरुआत की है, जो एक डिजिटल पहल है जिसमें कि QR कोड के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया जाता है, जिससे सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में पहुंच और सहायता को बढ़ावा मिलता है। ये मिशन सभी बच्चों को शिक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं, ये सुनिश्चित करने की संयुक्त प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पणजी गोवा से। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण मंत्री सुभाष पाल देसाई ने सोमवार को कहा है कि गोवा में दिव्यांग व्यक्तियों का व्यापक सर्वेक्षण 2 महीनों में शुरू होने की संभावना है। सरकार एक निविदा जारी कर रही है और घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए एक एजेंसी को शामिल किया गया है। 2011 के एक सर्वेक्षण में गोवा में कम से कम 33,000 दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की गई थी। उस समय दिव्यांगता अधिनियम के तहत केवल 7 ही प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई थी और अब नए अधिनियम अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के उपायुक्त गुरुप्रसाद पावस्कर ने कहा कि ये संख्या 4 या 5 गुना तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पास गोवा में 11,500 लोगों का डेटा है जिनके पास विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र है और ये संख्या भी बदलने की उम्मीद की जा रही है। व्यापक सर्वेक्षण से दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियों और लगभग 100 मूल्यांकन मापदंडों सहित एक सटीक डेटाबेस बनाने में मदद मिल पाएगी, जिसमें कि दिव्यांगजनों की शैक्षणिक योग्यता क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, दिव्यांगजनों को जन्म से विकलांगता मिली थी और क्या वे कार्यरत है या नहीं, ये सारी चीजें शामिल होंगी। दिव्यांगजनों को जियो टैग भी किया जाएगा और विभाग को तुरंत डेटा तक पहुंच मिल पाएगी और नौकरी के अवसरों या योजनाओं के मामले में विभाग उन तक आसानी से पहुंच पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कलंक का सामना करने वाले परिवारों से सहयोग का अनुरोध किया जाता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की निदेशक वर्षा नाइक ने कहा
कि लक्ष्य 3 महीने में अभ्यास को पूरा करने का है, लेकिन मॉनसून के कारण देरी भी हो सकती है। फालदेसाई ने दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए तालुकाओं में शिविरों की एक श्रृंखला की घोषणा भी की। शिविर 20 मई से शुरू किए जाएंगे और 2 जून तक चलाए जाएंगे, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 40% की विकलांगता होना जरूरी है और अन्य पात्रता मानदंडों के तहत ये योग्य भी होना चाहिए। दोस्तों, खबर सुनते हैं हैदराबाद से। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड NPRD की तेलंगाना राज्य समिति ने मंगलवार को हैदराबाद में विकलांग कल्याण विभाग के निदेशक के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कि राज्य भर से विकलांग लोगों के सामने लंबे समय से लंबित कई मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की गई। राज्य महासचिव M आदिवैया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि तेलंगाना में 43.02 लाख विकलांग व्यक्तियों में से केवल 4.9 लाख को वर्तमान में पेंशन मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के गैर कार्यान्वयन पर सवाल उठाया। उन्होंने विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में कानूनी कार्रवाई की कमी के बारे में चिंता जताई और विकलांग छात्रों के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की मांग की। प्रमुख मांगों में रोजगार के अवसर, पदोन्नति में नौकरी आरक्षण, विकलांग कल्याण विभाग और निगम को मजबूत करना, मंडल और जिला संघों को पुनरुज्जीवित करना और स्वरोजगार ऋण इकाइयों में वृद्धि शामिल थी। दोस्तों, समूह ने मुफ्त RTC बस पास, विवाह प्रोत्साहन में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा, बढ़ी हुई पेंशन और रेलवे रियायतों के लिए डिजिटल कार्ड और समर्पित अध्ययन मंडल जैसी विशेष योजनाओं की मांग भी की। उन्होंने राज्य सरकार से स्थानीय निकायों और मनोनीत पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाला कानून बनाने और निजी क्षेत्रों में विशेष स्कूल, सांस्कृतिक अवसर और रोजगार स्थापित करने का आग्रह किया। NPRD नेताओं ने सरकार पर विकलांग समुदाय से किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप भी लगाया है। विकलांग निगम के JM प्रभंजन राव ने याचिका प्राप्त की और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन भी दिया कि उनकी चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न जिलों के विकलांग लोगों की 39 सूत्री मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक का दावा किया। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये
JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं शिमला के वीवी से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता छात्र कल्याण DSW ने रविवार को कहा कि वीवी में अध्ययनरत 72 दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों की बैठक बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना गया। DSW प्रो ममता मोक्टा और परीक्षा नियंत्रक प्रो श्याम लाल कौशल ने छात्रों की समस्याओं और मांगों को लेकर प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा से भी मुलाकात की। प्रति कुलपति से मिले विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्र एवं युवा संघ के अध्यक्ष मुकेश के साथ साथ कई दिव्यांग छात्रों ने विस्तार से अपनी समस्याओं को उठाया। उन्होंने कुलपति से कहा कि PM ऊषा के तहत वीवी को स्वीकृत 100 करोड़ के बजट को इन छात्रों की सुविधाओं पर खर्च किया जाए। इस पर प्रति कुलपति ने भरोसा दिया कि वीवी के इन होनहार छात्रों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दिव्यांग छात्रों की मुख्य मांगे थी परिवहन सुधार करने की, छात्रावास में पुस्तकालय खोलने की, हर विभाग में रैंप बनवाने की, अतिरिक्त लिफ्ट्स का निर्माण करने की। इसके अलावा पुस्तकालय में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने, PhD में अतिरिक्त सीटें मुहैया करवाने, करियर गाइडेंस और प्लेसमेंट की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों को लेकर अहम निर्णय लिया है। रेलवे द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि अब रियायती फॉर्म में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति की जगह बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द का उपयोग किया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा सभी रेलवे जोन्स के लिए प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को सुधार को लेकर पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि रेल मंत्रालय ने अब मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते हैं शब्द के स्थान पर बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते इन शब्दों को रखने का निर्णय ले लिया है। अधिकारियों ने कहा कि मानसिक रूप से मंद जैसे शब्द आपत्तिजनक लगने के साथ साथ नकारात्मक अर्थ के भी होते हैं। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि ये कदम काफी समय से लंबित था। नई रियायत प्रमाण पत्र फॉर्म 1 जून से ये बदलाव शामिल करेंगे। हालांकि परिपत्रक में रियायत प्रमाण पत्र का फॉर्म का संशोधित प्रारूप भी संलग्न किया गया है, जिसमें कि अन्य दिव्यांगताओं के लिए विकलांग और दिव्यांग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे दिव्यांगता अधिकार अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चिंता उत्पन्न हो गई थी। संशोधित प्रपत्र में 3 श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें यात्रा रियायत प्रदान की जाती है। इसमें कहा गया है अस्थि दिव्यांग पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति या रोगी जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते, बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो अनुरक्षक के बिना यात्रा नहीं कर सकते, श्रवण एवं वाणी की पूर्ण दिव्यांगता वाले व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में दोनों विकार एक साथ के लिए रियायत प्रमाण पत्र प्रपत्र। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के निदेशक और प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि रेल मंत्रालय हमेशा ही प्रतिक्रिया देने में धीमा रहता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही समावेशिता पर एक पुस्तिका जारी कर दी है। दोस्तों, अब बारी है एनएफबी की तरफ से जॉब अलर्ट सुनने की। एसबीआई ने सर्कल आधारित अधिकारियों के 2964 पदों की भर्ती के लिए वीआई के लिए 88 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 मई 2025 तक आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं bank.sbi/web/careers/current openings पर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली जॉब अलर्ट की तरफ। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने 400 स्थानीय बैंक अधिकारियों की भर्ती के लिए वीआई के लिए 4 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 मई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें www.iob.in। इसी के साथ भारतीय मानक ब्यूरो माने के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 20 विभिन्न इंजीनियरिंग पदों की भर्ती के लिए वीआई के लिए 1 रिक्ति आरक्षित की है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 मई है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.bis.gov.in पर। दोस्तों, इसी के साथ IDBI बैंक में भी कई ओपनिंग्स हैं। आइए इसकी जानकारी सुनते हैं। IDBI बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM के लिए 676 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो चुकी है। लिहाजा आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो बिना देरी किए फटाफट फॉर्म भरना शुरू कर दें। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 मई है। फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से। कबीरधाम जिले के नेशनल स्तर के दिव्यांग एथलीट शिव किंकर नेताम ने गरीबी और बेरोजगारी के कारण जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने नगर पालिका कवर्धा में डेली वेज पर काम पाया था, लेकिन 4 महीनों से अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारी की स्वीकृति न होने के कारण काम से उन्हें हटा दिया गया। प्रदेश के चर्चित नेशनल स्तर के खिलाड़ी ने गुरुवार को कबीरधाम जिला कलेक्टर के पास इच्छा मृत्यु की मांग की। दरअसल कबीरधाम जिले के ग्राम नेवरी निवासी शिव किंकर नेताम पिता तुलसीराम नेताम दिव्यांग है। दिव्यांग श्रेणी के एथलेटिक्स खेल में कबीरधाम जिले के साथ साथ नेशनल स्तर के प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दिव्यांग खिलाड़ी शिव किंकर ने बताया कि उनके खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन व गरीबी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर पालिका कवर्धा में डेली वेज पर उन्हें काम दिया था।
इसी के आधार पर घर परिवार चल रहा था। बीते 4 महीनों से नगर पालिका अधिकारी ने अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारी की स्वीकृति नहीं आने की जानकारी देकर काम में नहीं बुलाया है। इससे अपने घर परिवार का पालन पोषण करना उनके लिए दुभर हो गया है। अन्य अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारी निरंतर कार्य कर रहे हैं। शिवकिंकर ने कलेक्टर से नगर पालिका में काम पर रखने की मांग की है, नहीं तो इच्छा मृत्यु प्रदान करने की मांग की है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हरियाणा के सिरसा से। हरियाणा के सिरसा जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक दिव्यांग युवक को अगवा कर उसे बेल्ट और लोहे की रॉड से पीटा गया है। आरोपियों ने न सिर्फ युवक को बेरहमी से पीटा, बल्कि उसकी अर्धनग्न हालत में वीडियो भी बनाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। यही नहीं, बल्कि पीड़ित युवक के मुंह में जूता रखकर फोटो खींची गई और हाथ की उंगली काटने की कोशिश भी की गई। पीड़ित की शिकायत पर सदर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक दिव्यांग युवक के साथ इस तरह की बर्बरता ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित अशरफ, जो सिरसा के कंगनपुर रोड स्थित सुंदर नगर का रहने वाला है, तनेजा मेडिकल स्टोर पर काम करता है। शनिवार शाम को लगभग 6:30 बजे किसी जानकार संजय ने उसे फोन कर दुकान पर बुलाया था। जब वो उसे मिलने पहुंचा तो मौजूद सेठी उर्फ राजेंद्र और एक अन्य युवक ने उसे जबरदस्ती सफेद स्विफ्ट गाड़ी में बिठाया। इसके बाद तीनों उसे सिरसा के ऑटो मार्केट स्थित एक होटल में बेसमेंट में ले गए। यहाँ पर उसे मारा पीटा गया और उसकी वीडियो बनाई गई। उसे धमकी भी दी गई और जान से मारने की चेतावनी भी दी गई। उसके बाद उसे देवीवाल पार्क ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद 4-5 अन्य युवक भी थे। उन सभी ने मिलकर उसे फिर से पीटा और धमकी दी। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से। दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने के सरकार के दावों की पोल खुल गई है। आश्वासन पर केंद्र संचालित करने वाले एनजीओ को सरकार ने बजट देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान बाल देखरेख संस्थान में रहने वाले दिव्यांगों को तगड़ा झटका लगा है। संचालक बकाये की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा भी सकते हैं। दोस्तों, दरअसल मार्च 2024 में चामुंडा विहार स्थित महिला कल्याण विभाग की ओर से बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए बाल देखरेख संस्थान खोला गया था। यहाँ पर 11 से 18 वर्ष की आयु के करीब 50 दिव्यांगों के ठहरने से लेकर हर सुविधा की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में करीब 43 बच्चे यहाँ पर पंजीकृत हैं। अभी तक इसे अपने खर्चे पर अनमोल फाउंडेशन संचालित करता आ रहा है। संस्थान में रहने वाले दिव्यांग बालकों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया गया है। फाउंडेशन बजट की डिमांड करता आ रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। एक सप्ताह पूर्व बैठक में सरकार ने एनजीओ को बजट देने से इनकार कर दिया। इससे दिव्यांगों और संचालक को झटका लगा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र निवासी दिव्यांग युवक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उनके खाते में 97 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। संदेहास्पद लेन देन पर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बरेली में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की रिपोर्ट के बाद नवाबगंज थाना पुलिस ने 97 लाख रुपए से ज्यादा के संदेहास्पद लेन देन में एक दिव्यांग युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। युवक ने अपने खाते में हुए इस लेन देन का जवाब नहीं दिया है और अधिकारी इसे हवाला धंधे से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि रत्नानंदपुर गांव निवासी पुनीत कुमार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मकान खपरेल का है। पुनीत का बैंक खाता जन स्माइल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बरेली की रामपुर गार्डन शाखा में है। खाते में 15 जुलाई से 18 सितंबर 2024 तक 97 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। दोस्तों, जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो खाता धारक पुनीत फंसता चला गया। नवाबगंज थाने के दरोगा विजय सिंह ने स्थलीय जांच की तो पुनीत का बयान, घर के हालात व बैंक स्टेटमेंट मेल नहीं खा रहे थे। दरोगा ने जांच रिपोर्ट तैयार कर थाना प्रभारी राहुल सिंह को सौंप दी। राहुल सिंह ने पुनीत कुमार पर रिपोर्ट दर्ज कर दी है।
दोस्तों, दरअसल रत्नानंदपुर गांव निवासी पुनीत कुमार पैरों से आंशिक रूप से दिव्यांग है। उसने जनवरी 2024 में लाइखेड़ा गांव में पुनीत एग्रो नाम से एक वेल्डिंग की दुकान खोली थी। दुकान का संचालन सही से न कर सका तो उसे बंद कर अपने गांव में वेल्डिंग की दुकान खोल ली। गांव में दुकान का संचालन उसके पिता लक्ष्मण सिंह करने लगे। कुछ समय बाद पिता बीमार पड़ गए तो दुकान बंद करनी पड़ी। पुनीत ने बरेली के एक कॉल सेंटर में भी काम किया। यहाँ से भी नौकरी छोड़कर रुद्रपुर चला गया। वहां पर काम न मिला तो घर लौट आया। इसी बीच रामपुर गार्डन की इस निजी शाखा बैंक में खाता खोला गया, जिसमें 15 जुलाई से 18 सितंबर 2024 तक करीब 97 लाख रुपए का लेन देन दर्ज किया गया। जिस दिन धनराशि आती थी उसी दिन पुनीत के खाते से दूसरों के खातों में भेज दी जाती थी। दोस्तों, इस जिले में हवाला के धंधेबाज पहले से सक्रिय रहे हैं और अब साइबर अपराधियों की बढ़ती सक्रियता के बाद इस तरह अनियमित लेन देन के मामलों में गिरोह की सक्रियता की मिलीभगत के साक्ष्य मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे प्रांतों में बैठे साइबर अपराधियों के स्थानीय हैंडलर्स मजदूर पेशा लोगों से उनके आधार आदि लेकर खाते खुलवा लेते हैं, फिर इनमें साइबर ठगी की रकम डालकर उसकी निकासी कर लेते हैं। संबंधित खाता धारक को कुछ अंश मिल जाता है। दोस्तों, अब बारी है टेक न्यूज की। भारतीय दृष्टिबाधित समुदाय के लिए एक अच्छी खबर है। मेटा के एआई संचालित रे बैन स्मार्ट ग्लासेस भारत में 19 मई 2025 को लॉन्च होने वाले हैं, जिनकी कीमत लगभग 30,000 रुपए से शुरू होगी। इन चश्मों में वॉइस कमांड, म्यूजिक कंट्रोल और फोटो कैप्चर्स जैसी उन्नत क्षमताएं दी जाएंगी। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ये चश्मे वस्तुओं को पहचानने और पाठ को जोर से पढ़ने के लिए एआई का उपयोग करके लाभकारी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेटा ने हाथों से मुक्त स्वयंसेवी सहायता प्रदान करने के लिए बी माई आईज के साथ भागीदारी भी की है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली टेक खबर की तरफ, जो है स्मार्ट कैप के बारे में। दोस्तों, स्मार्ट कैप पहनकर अब नेत्र दिव्यांग भी खेल सकेंगे क्रिकेट। सामने होने वाली सटीक घटनाओं के बारे में जानकारी भी दे सकेगी ये कैप। इकलौती आंखों के बूते पर क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के मारने वाले मशहूर क्रिकेटर नवाब पतौड़ी को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन अब नवाब पतौड़ी की तरह ही दूसरे लोग भी केवल स्मार्ट कैप पहनकर सामान्य लोगों की तरह क्रिकेट या दूसरे खेलों का हिस्सा बन पाएंगे। कैप में लगे कैमरास और सेंसर्स होने वाली घटनाओं की सटीक जानकारी बोलकर उपलब्ध कराएंगे। ये स्मार्ट कैप डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन AIETD के 4 विद्यार्थियों ने मिलकर तैयार की है। इस नवाचार को उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की प्रतियोगिता की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। परिषद ने इसके लिए 20,000 रुपए का अनुदान दिया है। दृष्टिहीन और दृष्टि दोष के शिकार लोगों की जिंदगी अब तकनीक की मदद से दृश्यमान हो सकेगी। उन्हें सामान्य लोगों की तरह ही अपने सामने की हर वस्तु के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, इसमें शामिल है वस्तु का रूप, रंग और आकार के साथ सामने आने वाली वस्तु किस कोण और दूरी पर है ये भी बताया जाएगा। वो गतिशील है या स्थिर है, इसके लिए भी केवल सिर पर एक कैप पहननी होगी। स्मार्ट कैप को बोलकर भी नियंत्रित किया जा सकेगा। सामने की वस्तुओं के बारे में जरूरी जानकारी भी मंगाई जा सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस डिवाइस को असिस्टिव नेविगेशन सिस्टम फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स का नाम दिया गया है। इसे तैयार करने में 1 साल का समय लगा। प्रोजेक्ट पूरा करने में संस्थान के डॉक्टर रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक प्रभाकर ने मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें रियल टाइम नेविगेशन, बाधा पहचान प्रणाली और लाइव लोकेशन की शेयरिंग की सुविधा है। और अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है तो उसके स्वजन को उसकी लाइव लोकेशन भी दी जाएगी। प्रयोगकर्ता के आसपास के पर्यावरण और परिवेश की तस्वीरें भेजने की क्षमता भी ये डिवाइस रखता है। इसे फोन पर कनेक्ट करने से फोन करने वाले का नाम या नंबर भी कैप लगाने वाले को पता चल सकता है। तापमान और आर्द्रता की सूचना भी मिलती है। उसे ब्लूटूथ आधारित ईयरफोन से जोड़ा भी जा सकता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट सिस्टम भी जोड़ा गया है जो उपयोगकर्ता की आवाज पहचान कर उसके निर्देशों का पालन करता है।
गूगल से सूचनाएं सर्च कर बता भी सकता है। इसकी मदद से पढ़ाई की जा सकती है। दोस्तों नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। अभी तक हम सुनते आ रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी, विकलांगता जगत से आ रही लेटेस्ट खबरें, जॉब अपडेट्स और टेक्नोलॉजी अपडेट्स भी। लेकिन अब प्रोग्राम में समय हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का। दोस्तों इन अपडेट्स के माध्यम से डिपार्टमेंट लगातार कोशिश करते हैं कि अलग अलग योजनाओं के बारे में आप तक सही ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके, विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही साथ डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करते हैं कि विकलांगता जगत से जुड़े सभी दिनों को भी इसमें हाईलाइट किया जाए, इनके उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रमों पर भी अपडेट्स दी जाएं। साथ ही डिपार्टमेंट खुद भी कई प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जिनकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से वे पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही कई बार हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऐसे दिव्यांग जनों की उपलब्धियों पर गर्व से पोस्ट शेयर करते हैं जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को पाकर दिखाया है। तो दोस्तों ऐसी ही अलग अलग जानकारी से जुड़ी अलग अलग पोस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले हफ्ते से डिपार्टमेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जगह जगह शेयर कर रहे हैं। ये पहली पोस्ट जो डिपार्टमेंट पिछले हफ्ते से शेयर कर रहे हैं वो थी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में, जिसकी जानकारी आपने पिछले एपिसोड में सुनी। इसके पश्चात डिपार्टमेंट ने शेयर किया है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के उपलक्ष्य में रखे गए एक कार्यक्रम के बारे में। आइए सुनते हैं इस पोस्ट को। इसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं कि 8 मई 2025 को विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE के अधीनस्थ विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा थैलेसीमिया के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों और वेबिनार्स का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम थैलेसीमिया के लिए साथ मिलकर समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना रही, जो इस गंभीर अनुवांशिक रक्त विकार से पीड़ित लोगों के सहयोग और सामाजिक समावेश को प्राथमिकता देती है। दोस्तों इन जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से थैलेसीमिया से जुड़ी जानकारी, रोकथाम और प्रबंधन के बारे में समाज को जागरूक किया गया, जिससे कि इसकी सही समय पर पहचान हो सके और उचित देखभाल को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों इसी पोस्ट के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कई फोटोग्राफ्स शामिल किए हैं इस प्रोग्राम से जुड़े, जिसमें कि मान्यवर गण स्टेज पर माइक हाथ में लेकर थैलेसीमिया की जानकारी देते हुए नजर आते हैं तथा नर्सेज, डॉक्टर्स चार्ट्स के माध्यम से लोगों को थैलेसीमिया के बारे में अवगत कराते हुए नजर आते हैं। अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बड़े ही गर्व के साथ साझा करते हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने के लिए पल्लवी अधिकारी के बारे में जानकारी। दोस्तों इस पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, बुलंद हौसलों के आगे बाधाएं भी सिर झुकाती हैं। डिपार्टमेंट को गर्व है कि दृष्टिबाधित छात्रा पल्लवी अधिकारी ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दोस्तों अनोखी बात जो डिपार्टमेंट यहाँ साझा करते हैं वो है कि पल्लवी ने अपनी परीक्षा स्वतंत्र रूप से अपने लैपटॉप पर लिख कर दी है। पल्लवी ने ये सिद्ध कर दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती। डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि उनकी ये सफलता मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की बेहतरीन मिसाल है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पल्लवी को इस अद्वितीय उपलब्धि पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य, उच्च शिक्षा एवं नए जीवन प्रयासों के लिए शुभेच्छाएं देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसी पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने पल्लवी के हंसते हुए चेहरे की एक सुंदर सी तस्वीर भी साझा की है, जिस पर लिखा गया है 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई पल्लवी अधिकारी। दोस्तों आपको बता दें कि उनकी छवि के नीचे ही एक लैपटॉप का चित्र भी बनाया गया है, जिस पर के 2 हाथ बनाए गए हैं टाइप करते हुए।
दोस्तों, पल्लवी के साथ साथ ही आदर्श विद्यालय के 12वीं के शीर्ष मेधावी छात्रों की तस्वीरें और उनके अंकों को भी बड़े ही गर्व के साथ डिपार्टमेंट ने साझा किया है। इस पोस्ट में इन विद्यार्थियों के नाम के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी दी गई हैं। डिपार्टमेंट इस पोस्ट में लिखते हैं कि हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं। आगे बढ़ने का जज्बा रखने वालों के लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। डिपार्टमेंट लिखते हैं कि हमें ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के आदर्श दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के दृष्टि बाधित छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान को गौरवान्वित किया है। ये उल्लेखनीय सफलता छात्रों की अथक मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने हर चुनौती को सफलता की सीढ़ी बनाया है और साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प ही सच्चा दृष्टिकोण है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट लिखते हैं, प्रतिभाशाली छात्रों ने ये साबित कर दिया कि संघर्ष चाहे कितना भी दृढ़ हो, दृढ़ संकल्प से सफलता अवश्य ही मिलती है। संस्थान की इसी उपलब्धि के लिए डिपार्टमेंट सभी छात्रों, समर्पित शिक्षकों और सहयोगी अभिभावकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक रिमाइंडर की तरह साझा की थी एक पोस्ट ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के बारे में। उन्होंने ये पोस्ट ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 15 तारीख को था, जिसके एक दिन पहले ये पोस्ट साझा की थी और कहा था, कल वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस है। ये दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल समावेशन और समान पहुंच का समय है, क्योंकि सुलभता केवल एक विशेषता नहीं है, एक मौलिक अधिकार है। आइए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां तकनीक का उपयोग सभी के लिए हो। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में 15 मई को डिपार्टमेंट ने एक अन्य ग्राफिक भी साझा किया था और एक मैसेज भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पर आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर हों जहां प्रत्येक दिव्यांगजन बिना किसी रुकावट के शिक्षा, रोजगार, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और सार्वजनिक स्थलों तक अपनी पहुंच बना सके। समान अवसर, आत्मनिर्भरता और गरिमा की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि हम सबकी दुनिया हर किसी के लिए सुगम्य हो। डिपार्टमेंट ने इसी से जुड़ी एक अन्य पोस्ट के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पर विश्व को सभी के लिए सुलभ बनाने की शपथ लेने में हमारे साथ शामिल हो। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन और साथ ही साथ यही खत्म होता है आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स भी। दोस्तों, आशा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी जानकारी आप तक आ रही है, उससे आपको कोई ना कोई अपडेट्स ऐसे जरूर मिल रहे हैं जिनसे आपको लाभ हो रहा हो या फिर आप जिन्हें अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हो। उम्मीद है कि रेडियो उड़ान की सभी कोशिशें तथा डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी, डिसेबिलिटी जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आ रहे होंगे। दोस्तों, इसीलिए आपसे अनुरोध भी है कि आपके भी प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स से इस सेक्शन से जुड़े विचार आप हमसे साझा करें, ताकि हमारे ये प्रयास सही दिशा में अग्रसर रहे और हमारा और आपका ये रिश्ता बना रहे, फलता फूलता रहे। इसी आशा के साथ मैं आरजे गौरी और प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आपसे विदा लेते हैं। लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज की शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। यूपीएससी ने जारी किया दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस। दिल्ली में किया जाएगा एक व्यापक सर्वेक्षण जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे का किया जाएगा नामांकन। 2 महीनों में गोवा के घर घर जाकर किया जाएगा दिव्यांगों का सर्वेक्षण। विकलांग अधिकार मंच ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के समक्ष 39 मांगे रखी। शिमला के वीवी में दिव्यांग छात्रों को परिवहन सेवा मुहैया कराने का अनुरोध। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग यात्रियों के लिए किया बड़ा फैसला। सुनेंगे एनएफबी की तरफ से जॉब अलर्ट्स।
कबीरधाम में नेशनल स्तर के दिव्यांग खिलाड़ी ने मांगी इच्छा मृत्यु, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के सिरसा में क्रूरता की हदें पार, दिव्यांग को अगवा कर पीटा। बाल देखरेख संस्थान को बजट देने से खड़े किए हाथ, दिव्यांगों को लगा झटका। खपरेल के मकान में रहने वाले दिव्यांग के खाते में 97 लाख रुपए, केंद्रीय एजेंसी के अलर्ट के बाद एफआईआर। टेक न्यूज में सुनेंगे 2 मुख्य खबरें, भारतीय दृष्टिबाधित समुदाय के लिए एआई संचालित रे बैन स्मार्ट ग्लासेस के बारे में और स्मार्ट कैप पहनकर नेत्र दिव्यांग